नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम भविष्य की युद्ध प्रणाली को आपके लिए डिकोड करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने की घोषणा की है, जिसका नाम है गोल्डन डोम। यह दुनिया का पहला ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो अंतरिक्ष में स्थापित होगा और दुनिया के किसी भी कोने से होने वाले हमले को यह नाकाम कर देगा। इसका नाम इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जैसा है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी उससे भी कहीं ज्यादा आगे की है। मौजूदा युग में दुनिया में हर देश के पास थल सेना है, नौसेना है और वायु सेना होती ही है, लेकिन इस बड़े फैसले के बाद अब स्पेस फोर्स का भी एक नया युग आ जाएगा। इसलिए भविष्य के युद्ध कैसे होंगे, आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम फील्ड आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बने जनरल असीम मुनीर की तारीफ में आज कुछ कसीदे पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इतनी सारी नाकामियों के बाद भी असीम मुनीर पर इतनी असीम कृपा कैसे हो रही है। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर आपके साथ चाय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सुख हो या दुख, गर्मी हो या सर्दी, दोस्त हो या दुश्मन, रिश्ता जोड़ना हो या रिश्ता तोड़ना हो, हर मौके पर चाय हमारा साथ कैसे निभाती है। लेकिन आज सबसे पहले हम भविष्य की युद्ध प्रणाली को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज से 115 वर्ष पहले तक दुनिया के किसी भी देश के पास वायुसेना नहीं हुआ करती थी और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही युद्ध क्षेत्र हुआ करते थे। इनमें एक युद्ध जमीन पर लड़ा जाता था, जिसके लिए थल सेना होती थी, और दूसरा युद्ध समुद्र में लड़ा जाता था, जिसके लिए नौसेना होती है, और वायुसेना किसी भी देश के पास नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब हवा में भी युद्ध लड़ा गया तो दुनिया में वायुसेना का कॉन्सेप्ट आया पहली बार, और पहली बार ब्रिटेन ने रॉयल एयर फोर्स की स्थापना की, और तब से लेकर आज तक हर देश के पास अपनी एक वायुसेना है। और अब जमीन और समुद्र के साथ साथ हवा में भी युद्ध लड़ा जाता है, और आपने भी ऐसे बहुत सारे युद्ध देखे होंगे। इस बार भी जो 4 दिन तक चला भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें भी आपने देखा होगा कि वायुसेना कितना अहम रोल निभाती है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कितना अहम रोल निभाते हैं आज के युद्ध में। लेकिन आज अगर हम आपसे यह कहें कि कुछ वर्षों के बाद यह युद्ध जमीन, पानी और हवा में भी नहीं लड़े जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह सच हो सकता है, और दुनिया में हो सकता है आपको एक नई फोर्स देखने को मिले जिसे स्पेस फोर्स कहा जाएगा, और यह अंतरिक्ष से दुनिया में युद्ध लड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और दुनिया को बताया है कि अमेरिका ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम के डिजाइन को मंजूरी दे दी है, और इसका नाम रखा गया है गोल्डन डोम। यह नाम इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, उसके जैसा ही है, मिलता जुलता, जिससे दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया जाता है, और दुनिया भर में इसकी बड़ी चर्चा होती रही है। आपको भी याद होगा, इजराइल ने जब हाल ही में अपने जो युद्ध लड़े हैं उसमें आयरन डोम ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी जो अभी युद्ध लड़ा गया, उसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि वो एक ऐसा ही एयर डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, और अंतरिक्ष से ही अमेरिका पर होने वाले हर हमले को नाकाम किया जाएगा। यह एक ऐसा फैसला है जो भविष्य की युद्ध प्रणाली को पूरी तरह से बदल सकता है, और दुनिया के सभी देशों को अब एयर फोर्स के बाद स्पेस फोर्स भी बनानी पड़ सकती है। This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world, and even if they are launched from space. And we will have the best system ever. ये एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है, और अब आप ये देखिए कि ये गोल्डन डोम काम कैसे करेगा। अब तक दुनिया में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित हुए हैं, उनमें रेडार या सेंसर 2 जगहों पर लगाए जाते हैं। इनमें एक रेडार जमीन पर स्थापित होता है और दूसरा
इस रेडार को एक विमान में लगाया जाता है और फिर हवा में रहते हुए ही यह विमान दुश्मन देश से आने वाली मिसाइलों को और ड्रोन्स की निगरानी करता है और फिर उन्हें इंटरसेप्ट करता है। और इस विमान को एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए इजराइल का आयरन डोम और भारत का S-400 और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी जमीन से ही दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स का पता लगाता है और बाद में उन्हें नष्ट भी करता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में इसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनकी मारक क्षमता अलग अलग है, लेकिन अमेरिका का गोल्डन डोम इन सब से बिल्कुल अलग होगा। इसमें मिसाइलों का पता लगाने वाले इंटरसेप्टर्स और उन्हें नष्ट करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स दोनों ही अंतरिक्ष में स्थापित होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर भविष्य में चीन अमेरिका पर कोई मिसाइल हमला करता है तो अंतरिक्ष से अमेरिका का गोल्डन डोम इसका पता लगा लेगा और अंतरिक्ष से ही मिसाइल दागकर इस हमले को नाकाम भी कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि दुनिया के किसी भी कोने से अमेरिका पर मिसाइल दागी जाती है अगर, तो गोल्डन डोम उस मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम होगा और यह अंतरिक्ष से हुए हमलों को भी आसानी से रोक सकेगा। यहां पर दो और बड़ी बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि अंतरिक्ष में गोल्डन डोम को स्थापित करने के लिए अमेरिका को 400 से 1000 सैटेलाइट लॉन्च करने होंगे और दूसरा, यह अंतरिक्ष में मानव इतिहास का पहला स्पेस बेस्ड हथियार होगा जो राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले यानी वर्ष 2029 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। और अमेरिका का ऐसा कहना है कि वो अंतरिक्ष में इस एयर डिफेंस सिस्टम से हाई एनर्जी लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा जिसमें काफी शक्तिशाली लेजर बीम होंगी, मिसाइल्स और ड्रोन्स होंगे जो किसी भी मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर सकेंगे। ये जो लेजर बीम है ये बहुत शक्तिशाली होगी। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसका एक प्रतीकात्मक वीडियो भी जारी किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि गोल्डन डोम कैसे अंतरिक्ष से अमेरिका की रक्षा करेगा। Onboard targeting active. Multiple objects detected. Target assignment initiated. Verified. All target objects assigned. Intercept in 3, 2, 1. Watchtower, this is Looking Glass. System has confirmed intercept. We confirm. All target objects eliminated. Moving to status screen. तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इस गोल्डन डोम की कीमत लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगी। हालांकि यह अभी सिर्फ एक अनुमान है और अमेरिका का कांग्रेशनल बजट ऑफिस यह कह चुका है कि एक गोल्डन डोम पर 70 लाख करोड़ रुपए तक भी खर्च हो सकते हैं और यह पैसा इतना ज्यादा है कि दुनिया में इस समय सिर्फ 20 देश ही ऐसे हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था 70 लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का यह अनुमान है कि इस गोल्डन डोम को विकसित करने का काम मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दिया जा सकता है जिसका पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता अभी विरोध भी कर रहे हैं। यानी एक बड़ी चुनौती यह है कि गोल्डन डोम का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसे बनाएगा कौन, इसे विकसित कौन करेगा? क्या अमेरिका के पास कोई अपनी ऐसी एजेंसी है? तो हो सकता है कि यह काम इलॉन मस्क को दे दिया जाए और वहां के विपक्षी दलों का और नेताओं का यह कहना है कि अगर यह काम इलॉन मस्क को दिया जाता है तो एक तरीके से यह इलॉन मस्क को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। अंतरिक्ष में एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का पहला आइडिया आज से 42 वर्ष पहले आया था जब वर्ष 1983 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने इसे बनाने की इच्छा जताई थी और इसका नाम उन्होंने रखा था स्टार वॉर्स। इस नाम से एक फिल्म भी आई थी, आपको याद होगा, बड़ी मशहूर हुई थी। उस समय सीमित टेक्नोलॉजी और सीमित बजट के कारण, बजट की कमी होने के कारण अमेरिका इस गोल्डन डोम को नहीं बना पाया था, लेकिन अब उसने 3 साल के अंदर अंदर ही इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के दोनों तरफ समुद्र है और अमेरिकी महाद्वीप के सभी देशों के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध हैं और ये देश कभी भी उससे सीधी टक्कर लेने की कोशिश नहीं करते। यानी
अमेरिका को अपने किसी भी पड़ोसी से किसी भी हमले की कोई आशंका है ही नहीं। जैसे हमारे यहां तो हम दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं, कहीं से भी हमला हो सकता है। इजराइल भी अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका पर हमला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ समुद्र है और आसपास भी जो सारे देश हैं उनके साथ उनके दोस्ताना संबंध है। अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, चीन और रशिया, और इन दोनों देशों की सीमाएं अमेरिका से बहुत दूर हैं। और इसलिए ये गोल्डन डोम बनाने का ऐलान करके अमेरिका ने अपने आप को एक बार फिर से दुनिया के सामने एक सुपर पावर की तरह पेश किया है, और वो अपने आप को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। अगर अमेरिका इस गोल्डन डोम को बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर चीन, रशिया और भारत जैसे देश भी अंतरिक्ष में अपना एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित करने की कोशिश जरूर करेंगे, और इससे अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ सकती है। मैं तो कहूंगा कि हो सकता है आने वाले समय में अंतरिक्ष में लाखों सैटेलाइट्स बढ़ जाएंगे, और अंतरिक्ष में हथियार स्थापित करने को लेकर एक नई रेस शुरू हो सकती है, जो रक्षा के साथ युद्ध की रूपरेखा को भी हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इसके अलावा इससे भविष्य की युद्ध प्रणाली भी पूरी तरह से बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, और यही बात आज हम आपको बताने के लिए आए हैं कि कैसे भविष्य के जो युद्ध हैं वो बिल्कुल बदलने वाले हैं। पहला, एयरफोर्स के साथ सभी देशों को अब अंतरिक्ष के लिए भी एक नई सेना बनानी होगी, जिसे स्पेस फोर्स कहा जाएगा। अमेरिका और चीन इसकी शुरुआत कर चुके हैं, और इन दोनों ही देशों के पास अपनी अपनी स्पेस फोर्स है। अब भारत जैसे देशों की बारी आएगी जब भारत जैसे देश भी भविष्य के लिए अपनी एक स्पेस फोर्स का गठन कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि फाइटर जेट्स का महत्व कम हो जाएगा, और इनकी जगह फाइटर ड्रोन्स ले लेंगे, जिन्हें उड़ाने के लिए पायलट की आवश्यकता नहीं होगी, और कीमत के मामले में भी ये फाइटर ड्रोन्स फाइटर जेट्स के मुकाबले काफी सस्ते होंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, इनकी या तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी या बहुत सीमित जरूरत इनकी रह जाएगी। तीसरी बात यह है कि समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह ड्रोन कैरियर्स आ जाएंगे, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित किया जाएगा, और तुर्की ने इस ड्रोन कैरियर को विकसित भी कर लिया है। चौथा बदलाव, पारंपरिक युद्धों में मैन टू मैन मार्किंग हुआ करती थी, और यह देखा जाता था कि किसी देश के पास कितने सैनिक हैं, सैनिकों की संख्या कितनी है। लेकिन भविष्य में यह युद्ध नीति बदल जाएगी, और मैन टू मैन मार्किंग की जगह ड्रोन टू ड्रोन मार्किंग होने लगेगी, या मिसाइल टू मिसाइल मार्किंग होने लगेगी। पांचवा बदलाव, एयर डिफेंस सिस्टम जमीन और आकाश में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में स्थापित होंगे, और भविष्य का महायुद्ध अब अंतरिक्ष से लड़ा जाएगा। और आखिरी बात यह है कि गोल्डन डोम के बनने से दुनिया में नए और आधुनिक हथियारों की रेस अंतरिक्ष हथियारों की रेस में बदल जाएगी, और इस रेस में अब कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहेगा। आज दुनिया को यह भी सोचना होगा कि अगर सिर्फ अमेरिका गोल्डन डोम को बनाने के लिए अंतरिक्ष में 400 से 1000 सैटेलाइट्स भेजता है, तो फिर सोचिए अगर हर देश यही करने लगा तो अंतरिक्ष में लाखों सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, और वहां कैसे सैटेलाइट्स के बीच भी एक ट्रैफिक जैम की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा इससे अमेरिका हथियारों के बाजार को भी एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा, जहां से बहुत सारे देश अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका का सहयोग लेंगे, और अमेरिका इस बाजार की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहेगा। इन बदलावों से यह पता चलता है कि पिछले 5000 वर्षों में युद्ध की व्यू रचना कैसे हर युग में, हर दौर में बदलती चली गई है। जैसे महाभारत में चक्रव्यूह हुआ करता था, जिसे भेदना बड़ा मुश्किल था। इसके बाद प्राचीन काल के युद्धों में गरुड़ पक्षी, कमल के फूल, मगरमच्छ और सांप की तरह घूमती हुई आकृति की तरह सैनिकों की तैनाती हुआ करती थी, और इन व्यू रचनाओं से युद्धों को लड़ा जाता था और जीता भी जाता था। लेकिन अब एयर डिफेंस सिस्टम की व्यू रचना से देश अपनी रक्षा करते हैं, और भविष्य में अंतरिक्ष की व्यू रचना से युद्ध लड़े जाएंगे, और ये वो बदलाव हैं जिसके लिए हमारा अपना देश भी तैयार है। युद्ध की इस बदलती व्यू रचना को आप हमारी अगली खबर से और भी ठीक से समझ पाएंगे। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद
चीन ने अपना एक नया ड्रोन कैरियर पेश किया है जिसका नाम है ज्यू ट्वान, या आप इसे ड्रोन मदरशिप भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है आसमान से भी ऊंचा। चीन ने इस ड्रोन कैरियर को पिछले साल एक डिफेंस एक्सपो में पेश किया था, लेकिन अब यह ड्रोन कैरियर चीन की सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है और दावा है कि बहुत जल्द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की सेना का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनकी एक यूनिट इस कैरियर से फाइटर ड्रोन्स को लॉन्च करेगी और अगर यह परीक्षण सफल रहा तो इसे फिर चीन की सेना में शामिल कर लिया जाएगा। जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से हमला किया जाता है तो उसमें अधिकतम 14 से 15 मिसाइल्स होती हैं, लेकिन चीन का यह ड्रोन कैरियर एक साथ 100 से ज्यादा फाइटर ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है, जो किसी भी टारगेट को पूरे सटीक तरीके से नष्ट कर सकते हैं। और एक वीडियो उन्होंने इसका जारी किया है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। चीन के इस ड्रोन कैरियर को देखकर आज पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा होगा, क्योंकि भारत के खिलाफ युद्ध में वो चीन के बने हथियारों पर ही ज्यादा निर्भर रहता है और ऐसे में उसे ये ड्रोन कैरियर भी शायद अपना ही लग रहा होगा। पाकिस्तान के पास लगभग 82% जो हथियार हैं वो चीन में बने हुए हथियार हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान भारत से लड़ता है किसी भी युद्ध में तो उसकी जो पूरी निर्भरता है वो चीन पर रहती है और चीन में बने हथियारों पर रहती है। अगर चीन अच्छे हथियार बनाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है, तो उसका सीधा फायदा पाकिस्तान को भी मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों को हमने हवा में ही नष्ट कर दिया। आपने देखा होगा, इस बार अगर कोई हमारा हीरो था तो वो था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन हमें यह बात अच्छी तरह पता है कि हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, हमारा मुकाबला तो चीन से भी है और हम उसी हिसाब से अपनी सेना की तैयारी, अपनी रक्षा की तैयारी कर भी रहे हैं। चीन के इस ड्रोन कैरियर पर अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि वो ये जानने का अभी इंतजार कर रहे हैं कि चीन इस कैरियर को किस लिए और कहां-कहां इस्तेमाल करेगा। और इस सब के बीच भारत के रक्षा मंत्रालय के एक थिंक टैंक ने पाकिस्तान और चीन के हथियारों की दोस्ती पर एक नई रिपोर्ट जारी की है और इस थिंक टैंक का नाम है सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज। इस नई रिपोर्ट में यह लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में चीन ने पाकिस्तान को हर तरह का समर्थन दिया था। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट सपोर्ट दिया और पाकिस्तान के रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम को सही जगह तैनात करने में मदद की। इसे डिफेंस की भाषा में रीएडजस्टमेंट कहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान को यह डर था कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है, कोई एयर स्ट्राइक कर सकता है, तब चीन ने पाकिस्तान की मदद की और उसके 5 सैटेलाइट्स को रीएडजस्ट किया। इन सैटेलाइट्स को ऐसी दिशा और पोजीशन में स्थापित किया गया जिससे यह पहलगाम हमले के बाद अंतरिक्ष से ही भारत की हर गतिविधि पर निगरानी रख सकें या जासूसी कर सकें। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन का ये गठबंधन कितना मजबूत भी है और भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस युद्ध में चीन ने पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया और अपने हथियारों का लाइव टेस्ट करने की कोशिश की। यानी युद्ध के हालात में उन्होंने अपने हथियारों की एक तरीके से परीक्षण कर लिया और उन्हें टेस्ट करके देख लिया कि वो युद्ध की स्थिति में कैसा परफॉर्म करते हैं। यह बात आज पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि जब भारत ने पहलगाम में आतंकवादी हमला कराने के लिए पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादी अड्डों पर कार्रवाई की तो चीन उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था।
ये बात पूरी दुनिया को आज समझनी होगी। और इसलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा कि अगर चीन ने ड्रोन कैरियर अपना बनाया है तो इससे भारत को भी अब बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ड्रोन कैरियर आएगा जिसके अंदर बड़ी संख्या में ड्रोन फाइटर्स होंगे, फाइटर ड्रोन्स होंगे, और फिर वो पूरे गेम को, पूरे युद्ध को बदल सकते हैं। हालांकि यहां अच्छी बात यह है कि इस युद्ध में भारत के हथियार चीन के हथियारों पर भारी पड़े, और यह हमारी सेना ने खुद पूरी दुनिया को बताया है। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि भारत ने चीन में बने एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया था जो पाकिस्तान में तैनात था, और चीन की एक PL-15 मिसाइल पंजाब के होशियारपुर में भी गिरी थी जिसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ, और इस युद्ध में भारत चीन के हथियारों से लड़ने वाले पाकिस्तान से बहुत आगे रहा है। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. तो पूरी दुनिया ने इस बार यह देख लिया कि पाकिस्तान चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था और पाकिस्तान इस युद्ध को हार गया, यानी चीन के हथियारों पर अभी दुनिया भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन इस युद्ध की एक बहुत खास बात यह भी रही कि भारत मेड इन इंडिया हथियारों के जरिए इस बार लड़ रहा था, और भारत में बने हथियारों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे पूरी दुनिया ने यह देखा कि भारत अब बड़े बड़े हथियार बनाने में सक्षम है, और हथियारों का जो वैश्विक बाजार है उसमें भारत भी अब एक बड़े प्लेयर के तौर पर निकलकर सामने आएगा। अब हम आपको पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में बताएंगे, और यह है झूठ और दुष्प्रचार की मिसाइल। उनकी असली मिसाइलें तो चली नहीं, लेकिन झूठ और दुष्प्रचार की मिसाइलें वो अब भी लगातार दाग रहा है। अगर दुनिया में दुष्प्रचार फैलाने की कोई प्रतियोगिता होती तो पाकिस्तान को निश्चित रूप से उसमें गोल्ड मेडल मिलता। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने अपने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का प्रमोशन कर दिया, और उन्हें जनरल अयूब के बाद पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा फील्ड मार्शल बना दिया, यानी यह हार का पुरस्कार उन्हें दिया गया है। असीम मुनीर पर असीम कृपा क्यों हो रही है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान से यहां लिखने में कुछ गलती हुई है। उसे लिखना तो था फील्ड मार्शल, लेकिन उसने लिख दिया फील्ड मार्शल। तो सारी दुनिया आज मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि एक फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल कैसे बना दिया। आप प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह पोस्ट देखिए, जिसे मैं पूरी स्क्रीन पर आपको पढ़कर बताऊंगा, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कर्मचारी अपने ही बॉस की तारीफ कर रहा है। और मैं आपको, आप भी पढ़ पाएंगे, लेकिन इसकी एक कॉपी आज मेरे पास भी है। देखिए, पूरे राष्ट्र की ओर से मैं जनरल सैयद असीम मुनीर निशाने इम्तियाज को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस के दौरान उनके शानदार नेतृत्व ने भारत की साजिशों को नाकाम किया और पाकिस्तान की मातृभूमि को गौरव दिलाया। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाओं ने एकता, साहस और उच्चतम सैन्य पेशेवर मानकों के साथ पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की। आज पाकिस्तान फील्ड मार्शल असीम मुनीर हमारे बहादुर देशवासियों, सैनिकों और शहीदों और उनके परिवारों को सलाम करता है। ऐसा लिखा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। आपने अक्सर यह देखा होगा, अगर प्राइवेट सेक्टर की आप बात करें, अगर कोई कंपनी बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही है, किसी कंपनी को किसी एक वित्तीय वर्ष में जबरदस्त घाटा हुआ है, तब क्या वो कंपनी अपने सीईओ को कोई प्रमोशन देगी? अपने बड़े बड़े मैनेजमेंट के अधिकारियों को प्रमोशन देगी? क्या उनकी तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाएगा या फिर उन्हें काटकर आधा कर दिया जाएगा? ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में। जब पश्चिमी मीडिया यह कह रहा है कि पाकिस्तान के कई एयरफोर्स स्टेशंस और मिलिट्री बेसिस पर, एयरफोर्स बेसिस पर, एयर बेसिस पर भारत के हमले हुए हैं,
उन्हें गहरा नुकसान पहुंचा है, जब सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान की हार साफ साफ दिख रही है, जब 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान की वायुसेना का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुका है, तब जनरल असीम मुनीर के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यह तारीफ ये बताती है कि पाकिस्तान एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। शायद ये सपनों की दुनिया है। आज हम पाकिस्तान को एक सुझाव देना चाहते हैं कि जब वो इतना झूठ बोल ही रहा है तो लगे हाथ उसे दुनिया के सामने कुछ और झूठ भी बोल देने चाहिए। अब पाकिस्तान को लगे हाथों यह भी कह देना चाहिए कि इस बार आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जीती थी। अब उसे यह भी कह देना चाहिए कि T20 का वर्ल्ड कप भी भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने ही जीता था। अब उसे यह भी कह देना चाहिए कि ओलंपिक्स में भी सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जीते थे। अब उसे यह भी कह देना चाहिए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने पहले यान की लैंडिंग भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने कराई है, वो चांद तक पहुंच चुका है। अब उसे यह भी कह देना चाहिए पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है और पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। उसे दुनिया को यह भी बता देना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान यह झूठ भी बोल सकता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बन गई है। और यहां आपके लिए एक क्विज भी है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? बहुत याद करने पर, ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। आप खुद सोचकर देखिए, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। आपने इसका नाम सुना नहीं होगा, लेकिन आज आपको यह बता देते हैं कि इसका नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। यह नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि जिस गति से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है उससे हो सकता है कि वो भविष्य में यह ऐलान कर दे कि इस स्पेस एजेंसी ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी जब पाकिस्तान झूठ बोल ही रहा है तो लगे हाथों उसे ये सारे झूठ भी बोल देने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोग इनका भी अच्छी तरह से जश्न मना लें। सोचिए, एक ऐसा आर्मी जनरल जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों की रक्षा नहीं कर पाया, जिसकी नाक के नीचे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कम से कम 11 एयर बेसेस को गहरा नुकसान पहुंचाया। हाई अलर्ट होने पर भी पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले को रोक नहीं पाया। भारत पर हुए पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम हो गए। भारतीय हमलों में 100 आतंकवादी मारे गए। इनमें आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के भी 10 लोग थे। और जिसने इस युद्ध में बुरी तरह से हारकर चीन और तुर्की जैसे देशों के हथियारों की दुनिया के बाजार में नाक कटवा दी, ऐसे फेल्ड आर्मी चीफ को पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बना दिया। और आप इस तस्वीर को देखिए, जिसमें आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के सीने पर 12 शौर्य मेडल्स लगे हुए हैं, जबकि उनकी उपलब्धियों में मेडल मिलने जैसा कुछ भी नहीं है। उनके सेना में रहते हुए पाकिस्तान 1999 का कारगिल युद्ध और अब 2025 के इस युद्ध में हारा। हो सकता है कि ये मेडल जनरल मुनीर को सांप सीढ़ी में जीतने के लिए मिले हों, लूडो या ताश के पत्तों के खेल में जीतने के लिए मिले हों, क्योंकि इन खेलों में किस्मत से फैसला होता है, हुनर से और बहादुरी से नहीं। और अब तक जनरल असीम मुनीर को भी उनकी जिंदगी में जितने प्रमोशन मिले हैं उनमें किस्मत के सिवाय उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही। इसलिए अगर सांप सीढ़ी का गेम होता तो उसमें तो उन्हें गोल्ड मेडल मिल सकता है, शौर्य मेडल मिल सकता है, लेकिन असली युद्ध में नहीं। और इस बार तो उनके आर्मी चीफ रहते हुए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया और उसके 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। लेकिन इस शर्मनाक हार के बाद भी जनरल असीम मुनीर फील्ड मार्शल से फील्ड मार्शल बन गए। इसलिए आज पूरी दुनिया को यह देखना होगा कि पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। और जैसा कि हमने कल भी यह बताया था कि गेम अब बदल चुका है। अब सिर्फ जीतने से काम नहीं चलता, अब जीतने के साथ साथ जीतते हुए दिखना भी जरूरी है। जीतने के साथ साथ पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि हम जीत चुके हैं। भारत के लिए इस युद्ध में सिर्फ यही सीख है कि उसने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अब उसे जीतते हुए दिखना है। इस जीत के सबूत देने हैं जो भारत दे चुका है, और पूरी दुनिया को यह कन्विंस करना है कि भारत अब एक सुपर पावर बन चुका है और भारत और पाकिस्तान की असल में कोई तुलना है ही नहीं। आज भी पश्चिमी देशों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखकर देखते हैं।
भारत की तुलना पाकिस्तान से की जाती है, भारतीय सेना की तुलना पाकिस्तान की सेना से की जाती है। समय आ गया है जब पूरी दुनिया ये जान ले कि असल में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना है ही नहीं। भारत उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। आज एक और सवाल हम उठाने वाले हैं कि जब अमेरिका मुंबई के 26/11 हमले के दोषी और आतंकवादी तहव्वुर राणा को भारत को सौंप सकता है, तो ऐसे में पाकिस्तान आतंकवादी हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम को भारत को क्यों नहीं सौंपता? इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने वहां के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भारत की एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट मांग है। अगर पाकिस्तान वाकई दोस्ती और सहयोग चाहता है भारत से, तो वो बस इन आतंकवादियों को भारत के हवाले कर दे। और जब अमेरिका तहव्वुर राणा को भारत को सौंप सकता है, तो फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हाफिज सईद और मसूद अजहर ये दो ऐसे आतंकवादी हैं जो भारत में न जाने कितने आतंकवादी हमले करा चुके हैं, और इन्हें भारत ने ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। अगर पाकिस्तान वाकई में आतंकवाद से पीड़ित है, वो आतंकवाद से लड़ना चाहता है, तो वो इन आतंकवादियों का अपने यहां पालन पोषण क्यों कर रहा है, इनकी सुरक्षा क्यों कर रहा है, और वो इन्हें भारत को क्यों नहीं सौंपता? हाफिज सईद की पार्टी ने पिछले साल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के चुनाव में हिस्सा लिया, चुनाव लड़ा, जबकि मसूद अजहर भी पाकिस्तान की सुरक्षा में एक सेफ हाउस में रहता है और भारत की कार्रवाई में उसके परिवार के भी 10 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा मुंबई में 1993 के सीरियल बम धमाके कराने वाला दाऊद इब्राहिम भी एक आतंकवादी है, और उसे भी पाकिस्तान ने बहुत प्यार से पाल पोस कर अपने यहां शरण दी हुई है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान इनका संरक्षण कर रहा है और इनसे भारत में आतंकवाद फैला रहा है, वो इन्हें भारत को कब सौंपेगा, भारत को सौंप क्यों नहीं देता? ये आज एक बहुत बड़ा प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं दुनिया भर के सामने, और दुनिया को आज ये बात सोचनी पड़ेगी। अब हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर चाय की चुस्कियों को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि सुख हो या दुख, गर्मी हो या सर्दी, दोस्त हो या दुश्मन, रिश्ता जोड़ना हो या रिश्ता तोड़ना हो, हर मौके पर यह चाय हमारा साथ कैसे निभाती है। मैं जानता हूं इस समय चाय का समय नहीं है, डिनर का समय है, आप लोग खाना खा रहे होंगे, खाने वाले होंगे या खा चुके होंगे। ये चाय का समय नहीं है, लेकिन ये चाय आज मैं इसलिए अपने साथ लेकर आया हूं यहां स्टूडियो में कि चाय का असल में कोई समय है ही नहीं। चाय आप कभी भी पी सकते हैं, सुबह पी सकते हैं, शाम को पी सकते हैं, रात में भी पी सकते हैं, जब चाहे पी सकते हैं, किसी भी मौके पर पी सकते हैं। तबीयत बहुत खुशनुमा है तो भी पी सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है तब भी पी सकते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय भारत के लोग पीते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। भारत में हर साल प्रति व्यक्ति चाय की औसतन खपत 4.2 किलोग्राम है, जबकि श्रीलंका में 48 किलोग्राम है, अर्जेंटीना में 27.2 किलोग्राम, तुर्की में 14.7 किलोग्राम, वियतनाम में 10.2 किलोग्राम और चीन में हर व्यक्ति पूरे साल में औसतन 10 किलोग्राम चाय की पत्ती का इस्तेमाल करता है। भारत के लोग दुनिया में चाय पीने में नहीं बल्कि चाय का उत्पादन करने में आगे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 49% चाय का उत्पादन चीन करता है और इसके बाद 20.5% चाय का उत्पादन हमारे देश भारत में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह चाय शब्द भी हमारा नहीं है। चाय शब्द की उत्पत्ति चीन में हुई थी और वहां इसे चा कहा जाता है, चा, और भारत में यही शब्द अपभ्रंश होकर चाय के रूप में बोला जाने लगा। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत में सही मायनों में चाय पीने का चलन ब्रिटिश काल से शुरू हुआ, यानी अंग्रेज हमारे यहां इस चाय को लेकर आए। इससे पहले भारत में चाय ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी। उस जमाने में भारत के लोग चाय की जगह कषाय पीते थे, जिसका अर्थ होता है काढ़ा। यह जड़ी बूटियों का एक औषधीय पेय पदार्थ होता था और लोग सुबह सुबह इसे जरूर पीते थे। आपने भी, जब आप बीमार होते हैं तो आज भी हमारे देश में लोग काढ़ा जरूर पीते हैं। कोविड के टाइम में आपने बहुत काढ़ा पिया होगा।
पहले हमारे देश में यही चलन होता था, चाय नहीं पीते थे, काढ़ा पीते थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों को चाय पीता देखकर भारत के लोग भी चाय पीने लगे और धीरे धीरे ये चाय हमारे जीवन और समाज का एक हिस्सा बन गई। हालांकि भारत में इसकी लोकप्रियता का कारण अंग्रेज थे, इसलिए महात्मा गांधी ने चाय का काफी विरोध भी किया था और वो इसे अंग्रेजों का प्रतीक मानते थे। भारत की चाय दुनिया के बाकी देशों की चाय से हमेशा अलग रही है। देखिए, चाय तो पूरी दुनिया में पी जाती है, लेकिन जो हमारे जैसी चाय है ये शायद और कहीं नहीं पी जाती, क्योंकि हमारे देश में जो चाय बनती है उसमें दूध का इस्तेमाल होता है, कई बार उसमें मसालों का भी इस्तेमाल होता है। हम उसमें अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं। आपने भी देखा होगा, जब आप चाय पीने के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं, अपने घर में भी बनाते हैं, तो कहते हैं अदरक वाली चाय चाहिए, इलायची वाली, अदरक इलायची वाली चाय आप पीना पसंद करते हैं। ये चाय बिल्कुल अलग है। वर्ष 1830 के दशक में जब अंग्रेजों ने भारत में चाय के बागान लगाने की शुरुआत की, तब अंग्रेज भी बिना दूध वाली चाय पिया करते थे। लेकिन भारत में दूध की खपत इतनी ज्यादा थी, उत्पादन भी ज्यादा था, कि लोगों ने दूध से चाय बनाना शुरू कर दिया और दूध वाली चाय हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती चली गई। और आज इस दूध वाली चाय को कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बीमारियों की जड़ भी मानते हैं। इस पर अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और बताया कि दूध वाली चाय के हर कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो न सिर्फ स्लीप पैटर्न को यानी आपकी नींद को बिगाड़ देता है, बल्कि इससे हृदय रोग समेत कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। दुनिया के मुकाबले भारत के लोग कम चाय पीते हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि भारत में चाय अब बहुत सारे लोगों की लत बनती जा रही है और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके चाय के कप भी बढ़ते जाते हैं। इस पर भी वर्ष 2019 में एक सर्वे हुआ, जिसमें पता चला कि 41 से 50 साल की उम्र के लोग औसतन 20% ज्यादा चाय पीने लगते हैं, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग 45% ज्यादा चाय पीते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा चाय पीती हैं, तो ये जानकारी भी सही नहीं है। ब्रिटेन की एक एजेंसी ने इस पर भी सर्वे किया, जिसमें पता चला कि भारत में 2 कप या उससे ज्यादा चाय पीने वाले पुरुषों की संख्या 39% है, जबकि महिलाओं की संख्या 26% है। भारत में चाय की एक और कहानी भी है, जिसमें आपको हमारा समाज दिखाई देता है, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति दिखाई देती है। हमारे समाज का एक आईना आपको चाय में दिखाई देगा। हमारे देश में परिवार, रिश्ते, नौकरी, लालच, यहां तक कि भ्रष्टाचार में भी चाय की महक छिपी होती है। सुबह की शुरुआत, दोपहर की सुस्ती, शाम की राहत और रिश्तों की मिठास, सब चाय से जुड़ा है। जब किसी के घर पर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि आप चाय लेंगे, और यह सवाल नहीं, एक स्वागत का भाव होता है। जब चाय नहीं पूछी जाती तो मेहमान अपमानित महसूस करता है। लोग कहते हैं कि हम घर गए किसी के, उसने हमसे चाय भी नहीं पूछी। इसलिए अगर आप किसी के घर जाते हैं तो लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि चाय लेंगे, और आपको चाय ना भी पीनी हो तो भी आपको लगता है कि शिष्टाचार के नाते आपका सम्मान हुआ है। चाय के बहाने लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं और समाज के छोटे बड़े मुद्दों पर चाय पर चर्चा भी करते हैं। और ये चाय की चर्चा भारत के लोगों को आपस में हमेशा जोड़ कर रखती है। चाय ने न सिर्फ रिश्तों को जोड़ा है, बल्कि सत्ता और व्यवस्था की असलियत को भी उजागर किया है। चाय पानी का इंतजाम करवा दीजिए, ये वाक्य भ्रष्टाचार की जड़ों में छिपी सच्चाई को बयां करता है। जब कोई आपसे रिश्वत मांगने की कोशिश करता है तो वो यही कहता है आपसे कि चाय पानी का कुछ बंदोबस्त करा दीजिए। चाय पानी का मतलब कि कुछ पैसा दे दीजिए। यानी चाय हमारे समाज में सिर्फ चाय नहीं है, बल्कि ये लोगों के व्यवहार और मानसिकता की एक प्रतीक बन चुकी है। रेलवे स्टेशन से लेकर हमारे देश के खेतों तक, कॉलेज कैंपस से लेकर हर दफ्तर तक, चाय वो डोर है, वो धागा है जो अलग अलग वर्गों को, विचारों को और संस्कृतियों को बांधता है। और एक कप चाय के साथ कोई अपने सपनों की बातें करता है, कोई अपने दुख हल्के करता है, कोई अपनी भविष्य की योजनाओं की नींव रखता है। चाय का कप छोटा जरूर होता है, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और ये भारतीय समाज की वो नब्ज है जहां विचारों का उबाल, भावनाओं की मिठास और संवाद की गर्माहट एक साथ मिलती है। और हमारे समाज का कड़वा सच भी इसी चाय में आपको मिलेगा। आपने देखा होगा, जब चाय में मक्खी गिरती है तो लोग चाय को फेंक देते हैं,
लेकिन जब घी में मक्खी गिरती है तो लोग उस घी से मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और फिर घी को इस्तेमाल करते हैं। ये प्रसंग हमारे समाज की सोच के बारे में भी बताता है और रिश्तों को भी ये चाय जोड़ती है। हमारे देश में जब शादी विवाह के लिए रिश्ते की बात होती है, लड़के वाले लड़की देखने के लिए घर जाते हैं तो उन्हें अक्सर चाय पर ही बुलाया जाता है। और इस गर्मा गर्म चाय पर दुनिया के इतिहास में भी कई बार उबाल आ चुका है। इसके दाग इतिहास पर आज भी आपको दिखेंगे। वर्ष 1773 में जब अमेरिका ब्रिटेन से आजादी की कगार पर खड़ा था, तब वहां एक ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसे बॉस्टन टी पार्टी कहते हैं। और उस समय बॉस्टन शहर के लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से समुद्र में चाय की पेटियां फेंक दी थी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का तब ऐसा करके विरोध किया था। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन चीन से चाय के बदले में वहां अवैध रूप से अफीम बेचता था, तब भी एक युद्ध हुआ था जिसे ओपियम युद्ध कहा गया। और 16वीं शताब्दी में रशिया ने चीन से चाय मंगवाने के लिए एक लंबा चाय मार्ग यानी टी रोड या टी रूट बनाया था, जिसने रशिया को साइबेरिया तक फैलने में मदद की और चीन और रशिया के संबंध मजबूत हुए। और ऐसी घटनाओं की लिस्ट भी बहुत लंबी है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो एक चाय वाले के ही बेटे हैं। और वर्ष 2014 में जब उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब उनके चुनाव प्रचार में चाय पर चर्चा नाम से एक कैंपेन भी चलाया गया था, जिसकी दुनिया में बड़ी चर्चा हुई थी। और चाय पर चर्चा तभी से सुपरहिट हुआ जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपनी कैंपेन का एक हिस्सा बनाया। दुनिया में अक्सर यह बात कही जाती है कि अगला युद्ध पानी के लिए होगा, लेकिन आज आप यह भी कह सकते हैं कि अगर चीन और भारत जैसे देशों ने चाय का निर्यात करना बंद कर दिया तो इस चाय के लिए भी कई देश युद्ध लड़ सकते हैं और ये चाय भी संघर्ष का एक कारण बन सकती है। इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद है चाय श्रमिकों और चाय के किसानों का, इस उद्योग से जुड़े हुए श्रमिकों का सम्मान करना और उनके लिए उचित वेतन, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आज जब आप चाय की चुस्की लेते हैं तो एक बार के लिए उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनकी वजह से आप ये चाय पी रहे हैं, जो इस चाय को उगाते हैं, जो इस चाय के उद्योग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल निभा रहे हैं। हमारा देश पाकिस्तान में अपने दुश्मनों से तो युद्ध लड़ रहा है। एक युद्ध हमने अभी समाप्त किया है, उसके बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन जो संघर्ष और जो युद्ध हमारे देश के अंदर चल रहे हैं वो भी तो आपको जानने चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों के सबसे कुख्यात सरगना को इस कार्रवाई में मार गिराया है और इस सरगना पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इस नक्सलवादी का नाम था नवला केशव राव यानी उर्फ बसव राजू और ये 1970 से नक्सल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और जो सीपीआई माओवादी पार्टी है उसका ये जनरल सेक्रेटरी था। ये सुरक्षा बलों पर हुए कई नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था और वर्ष 2010 के जिस दंतेवाड़ा नक्सली हमले में 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, वो हमला इसी ने करवाया था। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह पहली बार है जब पिछले 30 वर्षों में एक जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई नक्सलवादी मारा गया है। यानी इस बार हमने जो उनका जो शीर्ष नेता है उसका सफाया कर दिया। नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र और राज्य सरकार एक जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने बसव राजू के साथ साथ 27 और नक्सलियों को इस बार मार गिराया है। माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गए थे। इसमें जो माओवादियों का जनरल सेक्रेटरी, जो सीपीएम माओवादी संगठन के सबसे जो प्रमुख है, जो बसव राजू उर्फ बीआर दादा उर्फ गंगन्ना, उनका शव भी आज की मुठभेड़ के पश्चात जो डीआरजी टीम से रिकवर की गए थे। अभी इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी के साथी नक्सली से बहुत दूर से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया और अन्य आसपास इलाका में अभी सर्च अभियान जारी है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक
भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी 2026 के बाद आपको भारत में कोई नक्सलवादी नजर नहीं आएगा। और इसके लिए नक्सल प्रभावित राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला रहे हैं। और इस अभियान में छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई इस समय चल रही है। इस ऑपरेशन में कई शीर्ष नक्सल कमांडर मारे जा चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी जानकारी दी है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र से अब तक 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, लेकिन उस दौरान नक्सलियों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ नहीं और नक्सलियों का खात्मा हो नहीं पाया। लेकिन मौजूदा सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत नक्सलवादियों से आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है और यूपीए की सरकार में भारत के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन पिछले साल इनकी संख्या 126 से घटकर अब सिर्फ 38 रह गई है और अब यह संख्या आने वाले समय में और भी कम हो जाएगी। अब डिकोड में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आपको कुछ और खबरें दिखाएंगे। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT, देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। Think global. Pursue MBA from Prestige. Get dual degrees, global exposure, international certification, placement support. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब एक खबर आपके काम की, क्योंकि अब हम भारत के आम लोगों को ये बताने वाले हैं कि इस सीजन में जो आम आप खा रहे हैं, इस सीजन में जो आम बाजारों में बिक रहा है, उसमें कुछ आम इंजेक्शन वाले भी हो सकते हैं, केमिकल वाले भी हो सकते हैं। और इस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आम और दूसरे फलों में केमिकल इंजेक्शंस लगाए जाने की खबरों पर गहरी चिंता जताई गई है। इस संस्था ने कहा है कि बाजार में कुछ व्यापारी और फल के दुकानदार आम जैसे फलों को जल्दी पकाने या फलों को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने, आकर्षक दिखाने के लिए उनके अंदर आर्टिफिशियल रंग, आर्टिफिशियल मिठास या किसी केमिकल का इंजेक्शन लगा रहे हैं। और ये न केवल खाद्य सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन है, बल्कि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी इससे बहुत गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इस संस्था ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और ये भी बताया है कि इंजेक्शन लगे आम और दूसरे फल खाने से आपको सिरदर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है और आपको उल्टियां भी हो सकती हैं और इसके अलावा भी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब आप ये देखिए कि आप इन इंजेक्शन वाले आम और फलों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। सबसे काम की बात तो ये है, तो पहला तो ये है कि ऐसे फलों को खरीदने से बचें जो असामान्य रूप से ज्यादा चमकदार या ज्यादा रंगीन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला आप ये पॉइंट याद रखिए, कई बार आप बाजारों में जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत फल आपको देखने को मिलते हैं, बड़े रंगीन, बड़े आकर्षक, बड़े चमकदार, तो समझ जाइए कि इनमें कुछ गड़बड़ है। दूसरा, अगर किसी को शक हो कि फल में कोई केमिकल इंजेक्शन दिया गया है तो इसकी जानकारी तुरंत आप स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दें। यहां पर बड़ी बात यह है कि दुनिया के आधे आम भारत में उगाए जाते हैं, लेकिन इसी देश में आम जैसे फलों में इंजेक्शन लगाकर भी बेचा जा रहा है। आज आप ये भी सोचिए कि हमारे देश में इस मिलावट पर आखिर कब स्ट्राइक होगी। तो आज हम पूरे देश के लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि फल खरीदिए, लेकिन बहुत ध्यान से खरीदिए। और अगर आपको ज़रा सा भी शक होता है कि किसी फल में आपको लगता है कि उसे किसी कृत्रिम तरीके से पकाया गया है या फिर उसे
ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बनाने की कोशिश की गई है तो आपको इसके बारे में रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए और ऐसे फलों को खाने से बचना चाहिए। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद आए, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो हर पल बदलती रहती है। नमस्कार।